हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। आज हम बात करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल की और टर्मिनल पोटेंशियल और सेल के ईएमएफ के बीच रिलेशन। सेल का ईएमएफ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सेल का ईएमएफ क्या होता है। सेल के ईएमएफ के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि सेल का ईएमएफ क्या होता है। हम एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो पहले तो एक बार हम शॉर्ट वर्किंग सेल की समझते हैं। सेल किस तरह से काम करता है शॉर्ट में हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेल में क्या होता है, ये दो रॉड होती है, जिंक और कॉपर। ज़्यादा डीप समझना है आपको तो आप पहला वीडियो इलेक्ट्रिक सेल देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में इसको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सेल में क्या कर लेते हैं, दो रॉड लेते हैं, एक जिंक की रॉड है, एक कॉपर की रॉड। और ये जो सोल्यूशन भरा होता है वो H2SO4 का होता है। H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल होता है, इसमें भरा हुआ होता है। H2SO4 ब्रेक होता है। H2SO4 ब्रेक होता है 2H प्लस आयन और प्लस SO4 माइनस माइनस आयन में। मतलब ये जो H2SO4 होता है वो ब्रेक हो जाता है 2H प्लस और SO4 माइनस, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में ब्रेक हो जाता है। ये H2SO4 पॉजिटिव और निगेटिव में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से प्लस और माइनस आयन जो ब्रेक होते हैं, ये जो माइनस आयन होता है वो Zn की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी Zn की तरफ जाता है। माइनस आयन Zn की तरफ जाता है और प्लस आयन कहाँ जाता है, कॉपर की तरफ, Cu की तरफ। तो Zn की तरफ अगर माइनस आयन जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में माइनस Zn से हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस कितने, SO4 के पास दो माइनस है, तो ये दो निगेटिव चार्ज अगर Zn के पास जाएंगे तो Zn पहले उनके लिए जगह तो खाली करे। इससे Zn क्या करता है, अपने दो निगेटिव चार्ज बाहर निकाल देता है। अपने दो निगेटिव चार्ज बाहर निकालता है। अब बाहर निकालेगा तो ये निगेटिव चार्ज जाएंगे कहाँ, ये निगेटिव चार्ज जाएंगे कॉपर के पास। तो अभी लेकिन रास्ता नहीं है, हम क्या करते हैं, एक वायर से जोड़ देते हैं। हमने एक वायर से जोड़ दिया। अब इस वायर के रास्ते होते हुए ये दो निगेटिव कहाँ पहुँच जाते हैं, कॉपर के पास, जिसकी वजह से कॉपर के पास निगेटिव आ जाता है। और निगेटिव आने की वजह से ये प्लस कॉपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और ये दो निगेटिव यहाँ से चले गए तो यहाँ पे दो निगेटिव जो है खाली बच गए, तो निगेटिव Zn की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये प्रोसेस सेल में होता है। तो यहाँ पे सेल में कॉपर और Zn को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल में प्लस और माइनस को जो कॉपर और Zn अट्रैक्ट करते हैं, यानी कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो माइनस को इधर धक्का मार रहा है, प्लस को इधर धक्का मार रहा है, यानी पुश कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इन माइनस और प्लस को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यहाँ भी जो माइनस निकले, किसी न किसी ने इनको पुश किया, तभी तो यहाँ से निकल के कॉपर के पास गए। यानी ये जो निगेटिव चार्ज थे यहाँ पे अभी ये Zn के पास थे, किसी न किसी फोर्स ने इनको पुश किया, जिसकी वजह से यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गए, कॉपर के पास। तो जिस फोर्स ने इनको पुश किया वही फोर्स था हमारा ईएमएफ। वही फोर्स क्या था, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे नॉर्मली ईएमएफ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज हमने आपको एक्सप्लेन किया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब निगेटिव चार्ज अगर Zn से कॉपर की तरफ जा रहा है, देखिए निगेटिव चार्ज Zn से कहाँ जा रहा है, कॉपर की तरफ। जो निगेटिव चार्ज होता है बेटा, निगेटिव चार्ज वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। निगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो अगर निगेटिव चार्ज Zn से Cu की तरफ जा रहे हैं, मतलब Zn का पोटेंशियल लो होगा, Cu का पोटेंशियल हाई होगा। मतलब इन दोनों रॉडों के बीच, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इनके बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईएमएफ। यानी जैसे आपको बेटर लगे उस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ हम कह सकते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी हम ईएमएफ कह सकते हैं। या फिर चार्ज को मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो इनको पुश करे। ऐसे तो चार्ज मूव नहीं करेंगे, यहाँ पड़े रहेंगे। ये निगेटिव क्यों यहाँ से निकल के यहाँ गया, कोई ना कोई इनको धक्का मारा जिसकी वजह से निगेटिव यहाँ से निकले और कॉपर की रॉड के पास गए। तो चार्ज को मूव करने के लिए जिसने पुश किया उसी फोर्स को हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो समझ में आ गया। अब टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझिए। देखिए एक चीज़ और, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा और डीपली समझिएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तभी तक काम करता है जब तक सेल ओपन सर्किट में हो। मतलब ये हुआ कि सेल जो है वो एक्टिव ना हो, सेल से हम कोई करंट न ले। यानी अगर हम ये वायर हटा दें, और हम ये जानते हैं, अभी जब वायर हमने हटा दिया तो जो निगेटिव चार्ज थे वो Zn की रॉड के बाहर तो निकल आए, लेकिन कॉपर के पास पहुंचे नहीं। निगेटिव चार्ज यहाँ आके स्टोर तो हुए, लेकिन कॉपर के पास नहीं पहुंचे। और जब निगेटिव ने अभी अपनी जगह नहीं छोड़ी तो ये माइनस इधर आएगा नहीं Zn की तरफ।
क्योंकि जब तक निगेटिव की जगह यहाँ नहीं खाली होगी तब तक माइनस कैसे आ जाएगा। तो निगेटिव अभी कॉपर के पास नहीं पहुंचा, इसका मतलब माइनस इधर नहीं अट्रैक्ट होगा। दूसरी चीज, कॉपर के पास अभी निगेटिव नहीं आया, मतलब प्लस भी अट्रैक्ट नहीं होगा। अभी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। हमें ये पता है कि जैसे ही हम वायर जोड़ेंगे, हमें ये पता है कि जैसे ही वायर जोड़ेंगे वैसे ही काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमने वायर नहीं जोड़ा है ना। तो जब हमने वायर नहीं जोड़ा है, लेकिन हम ये अच्छे से जानते हैं कि अगर हम वायर जोड़ देंगे तो हमारा काम होने लगेगा। लेकिन अभी हमने वायर जोड़ा नहीं, इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। लेकिन काम हो नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स भी नहीं है, क्योंकि अगर फोर्स ही ना होता तो वायर जोड़ते ही कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। तो इसका मतलब फोर्स है, लेकिन अभी उस फोर्स को रास्ता नहीं मिल पा रहा है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो ईएमएफ तब है जब सेल ओपन हो। मतलब सेल ओपन का मतलब हम इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर हम वायर से जोड़ देंगे तो सेल काम करने लगेगा, लेकिन कर नहीं रहा है। तो जब तक सेल एक्टिव नहीं है, उसके पास जो फोर्स स्टोर है, ये स्टोर ही तो बोलेंगे हम, क्योंकि अभी वो काम नहीं कर रहा है इसलिए उसके पास रुका हुआ है। तो जब तक सेल एक्टिव नहीं है, सेल से करंट नहीं मिल रही, मतलब चार्ज मोशन में नहीं है, हमें ये चीज जरूर पता है कि जैसे ही हम वायर को जोड़ेंगे, जैसे ही हम इस वायर को जोड़ देंगे, ये चार्ज मोशन में आ जाएंगे। लेकिन अभी हमने नहीं जोड़ा, तो उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तभी तक है जब तक वायर नहीं जुड़ा है। जब तक वायर नहीं जुड़ा मतलब सेल एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम इसी सेल को एक्टिव कर दें, मतलब वायर हमने जोड़ दिया, रास्ते में कोई बल्ब वगैरह लगा दिया, कुछ भी हमने किया, हमने रास्ते में बल्ब एक लगा दिया, हमने वायर को मिला के जोड़ दिया। अब इन निगेटिव चार्ज को रास्ता मिला, क्योंकि पहले तो रास्ता ही नहीं मिला था कॉपर तक पहुंचने के लिए, निगेटिव को पहुंचना था कॉपर के पास तक, तो पहले तो रास्ता मिल नहीं रहा था। अब इन निगेटिव चार्ज को मिला रास्ता, इस रास्ते से होते हुए निगेटिव चार्ज कॉपर तक पहुंच जाएंगे। यानी अब हमारा सेल एक्टिव हो चुका है। और सेल एक्टिव हो चुका है तो अब इस सिचुएशन में अगर बल्ब के पास वही देखिए, वही निगेटिव चार्ज बल्ब से होते हुए जा रहा है, यानी वही निगेटिव चार्ज कहां से जा रहा है, बल्ब से होते हुए, बल्ब ग्लो करने लगा। और बल्ब के पास अगर हम इस फोर्स को मेजर करेंगे, इस एनर्जी को मेजर करेंगे, तो वो होगा वोल्टेज। वो क्या होगा? वोल्टेज। यानी ईएमएफ और वोल्टेज यानी पोटेंशियल दोनों एक ही चीज है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि जब तक वो सेल के पास होगा तब तक ईएमएफ होगा, जब तक सेल एक्टिव नहीं होगा, सेल के पास अभी स्टोर है, किसी काम का नहीं है, तो ईएमएफ है। और जैसे ही सेल से निकल के बाहर आ गया, वो क्या बन गया? पोटेंशियल बन गया, वोल्टेज बन गया। तो ईएमएफ और वोल्टेज दोनों एक ही है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। हम नॉर्मली कह सकते हैं जब तक वो सेल के भीतर रहेगा तब तक ईएमएफ रहेगा, जैसे ही वो सेल के बाहर आ जाएगा वैसे ही वो वोल्टेज या पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, तो सेल के भीतर था ईएमएफ, जब तक सेल एक्टिव नहीं था, हम सेल से करंट नहीं ले रहे थे, हमें सिर्फ पता था कि सेल काम करेगा, कर नहीं रहा, हमें सिर्फ पता था सेल काम करेगा, तब तक जो उसके पास फोर्स स्टोर था, जो दोनों प्लेटों के बीच का जो डिफरेंस था, वो वोल्टेज था, सॉरी ईएमएफ था। लेकिन जब सेल एक्टिव हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने लगे, मतलब डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया। कैसे कम हो गया? क्योंकि इधर का निगेटिव इधर जाने लगा ना, डिफरेंस थोड़ा सा चेंज हुआ। तो अब जो डिफरेंस है सेल के एक्टिव होने के बाद, वो था वोल्टेज या पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ सेल। पोल्स का मतलब वही दोनों प्लेटें, टू पोल्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट। अब देखिए साफ साफ बोला है, देखिए सर्किट क्लोज हो गया। क्लोज सर्किट का मतलब सर्किट से करंट ली जाने लगी है, इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी सर्किट को हमने क्लोज कर दिया, जब तक सर्किट क्लोज नहीं था, यानी यहाँ पे ये जिंक कॉपर की रॉड थी और जिंक की रॉड थी। हमने कहा जिंक की रॉड के बाहर इलेक्ट्रॉन आके जम जाते हैं, जिसकी वजह से जिंक की रॉड का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, कॉपर की रॉड का तो नॉर्मल ही था। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो ईएमएफ था। लेकिन जैसे ही हमने वायर से जोड़ दिया, वायर से जोड़ते ही इधर के इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाने लगे, तो इधर के पोटेंशियल को भी थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, क्योंकि इधर का भी निगेटिव, कुछ निगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा, तो इधर का पोटेंशियल जो पहले था उससे भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब पोटेंशियल कम हो गया तो जो अभी तक जो डिफरेंस था वो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया, तब इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे थे एक से दूसरे में तब तक ईएमएफ था, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाने लगे तो वो पोटेंशियल बन गया। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या है? ये ईएमएफ और पोटेंशियल में बस इतना सा डिफरेंस याद रखिए, सेल के भीतर रहेगा, सेल के पास रहेगा, उसको यूज नहीं कर रहे तो वो ईएमएफ है, सेल से निकल के बाहर आ गया तो वो पोटेंशियल बन गया। क्लियर? तो टर्मिनल पोटेंशियल की डिफिनेशन आपको क्लियर हुई। इसको हम रिप्रेजेंट V से करते हैं, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला वही होता है V=W/Q, यूनिट भी वही होती है वोल्ट या जूल पर कूलम, यूनिट वही होती है जूल पर कूलम या वोल्ट। तो ये हो गई टर्मिनल पोटेंशियल की डिफिनेशन।
अब हमें रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल पढ़ना है। हमें पढ़ना है टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच का रिलेशन। देखिए जो ईएमएफ होता है ना वो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। हमने आपसे बताया कि ईएमएफ कब होता है, जब प्लेटें अभी एक्टिव नहीं थी, मतलब सेल अभी एक्टिव नहीं था, हम जिंक के पास माइनस नेगेटिव चार्ज इधर जनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से जिंक का पोटेंशियल डिक्रीज हो जा रहा था, जिसकी वजह से जिंक का वोल्टेज डिक्रीज हो जा रहा था, लेकिन कॉपर का वोल्टेज तो उतना ही था जितना पहले था। तो तब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते थे ईएमएफ। कौन सा डिफरेंस? वोल्टेज का डिफरेंस। तब इनके बीच जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा उसको हम ईएमएफ कहते थे। लेकिन जैसे हम इसको वायर से जोड़ देते थे, वायर से जोड़ने पर इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाने लगते थे, जिसकी वजह से इसके वोल्टेज को थोड़ा सा क्या कर देते थे, कम कर देते थे। थोड़ा सा एग्जांपल तौर पे अगर हम माने कि पहले जिंक का वोल्टेज था 5, इसका था 10, तो ईएमएफ कितना हुआ? ईएमएफ का दोनों का डिफरेंस, तो ईएमएफ हुआ 10 - 5 यानी 5। लेकिन जैसे हमने बाहर से जोड़ा, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए, इधर के वोल्टेज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, इधर का वोल्टेज बच गया 10 से बच गया मान के चलते हैं 8, और यहाँ का थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज जब इधर गया तो 5 से थोड़ा सा बढ़ गया, मान के चलिए 6 हो गया। तो अब डिफरेंस कितने का हुआ? 2 हो गया। अब डिफरेंस हुआ 2 का, लेकिन यहाँ का बढ़ेगा नहीं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे ना, तो उतना ही रहेगा। कितना? 5। तो अब डिफरेंस कितने का हुआ? 3 का। यानी डिफरेंस, पहले डिफरेंस था 5 का, अब डिफरेंस हुआ 3 का। तो ये जो डिफरेंस हुआ दोनों में, पहले डिफरेंस ज़्यादा था तो ईएमएफ था वो, अब डिफरेंस कम हुआ तो ये टर्मिनल पोटेंशियल हुआ। तो टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा ईएमएफ से कुछ कम होता है। हमें रिलेशन निकालना है कि कितना कम होता है, हमें रिलेशन पता करना है कि कितना कम होता है। तो अब एक चीज़ समझिए, ये कम हो क्यों जाता है? तो इसके 2 रीज़न हैं। पहली चीज़ तो हम आपको बता ही चुके, दूसरा क्या है कि जो सेल के पास है वो ईएमएफ है। हमने यहाँ पे मान के चलिए एक बल्ब जोड़ दिया, इधर हम एक बल्ब जोड़ रहे हैं, मान के चलिए ये एक हमने बल्ब जोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने एक बल्ब यानी एक सर्किट जोड़ा, सर्किट जोड़ते ही क्या हुआ, इन चार्ज को 2 जगह चलना पड़ा। कैसे? एक तो चार्ज यहाँ से, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था वो इस रास्ते से होते हुए सीयू के पास पहुंचा, इस रास्ते से होते हुए सीयू के पास पहुंचा, इसने बल्ब को मारा धक्का, इसलिए बल्ब ग्लो किया, ठीक है। और अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आया? वो जिंक के पास आया, तो इस तरह से चार्ज को 2 जगह चलना पड़ रहा है। चार्ज को कहाँ चलना पड़ रहा है? 2 जगह। चार्ज को अंदर भी चलना पड़ रहा है, सेल के अंदर, और सेल के बाहर भी चलना पड़ रहा है। मोशन में वर्क होता है, दोनों जगह चार्ज चल रहा है, चार्ज को कोई ना कोई तो पुश कर रहा होगा तभी चार्ज चल रहा है, तो फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी दोनों सिचुएशन में वर्क हो रहा है। वर्क कहाँ हो रहा है? वर्क सेल के भीतर भी हो रहा है, सेल के बाहर भी हो रहा है, और ये दोनों जगह फोर्स लगा कौन रहा है? फोर्स ईएमएफ लगा रहा है। तो इस तरह से जो टोटल ईएमएफ है वो 2 जगह खर्च हो रहा है। कहाँ? एक सेल के भीतर खर्च हो रहा है, एक सेल के बाहर खर्च हो रहा है। तो सेल का जो टोटल ईएमएफ था, यानी सेल का जो टोटल ईएमएफ था वो बाहर निकलते निकलते कुछ कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि थोड़ा बहुत अंदर ही खर्च हो गया। सेल का जो टोटल ईएमएफ था वो बाहर निकलते निकलते थोड़ा सा कम हो गया। उसका रीजन था क्योंकि सेल के ईएमएफ का कुछ पोर्शन, यानी ईएमएफ का मतलब एनर्जी, फोर्स, सेल के एनर्जी का, सेल के फोर्स का कुछ पोर्शन सेल के भीतर ही खर्च हो गया, जिसकी वजह से बाहर कुछ कम हो गया। क्लियर? अब इसके लिए मैथमेटिकली इक्वेशन क्या होती है, फॉर्म डेरिवेशन क्या होगा वो समझिए। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन क्या होगा? हमने मान लिया ये एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अभी हमने क्या किया? की को ओपन कर दिया। की को अभी हमने क्लोज नहीं किया, की ओपन की। की ओपन का मतलब इसका कोई काम ही नहीं, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए है ही नहीं, और तब सेल की जो करंट आएगी, सेल की जो करंट आई निकलेगी वो यहाँ से होगी। जब ये रेजिस्टेंस है ही नहीं मान लिए तो यहाँ से होते हुए निकल जाएगी। अब इस समय वोल्टमीटर जो रीडिंग बताएगा वो सेल का ईएमएफ होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ओपन है, सेल की करंट हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल की करंट यूज कहाँ होती है? रेजिस्टेंस के पास। याद रखिए, सेल की करंट यूज होती है रेजिस्टेंस के पास। तो अभी ऐसी सिचुएशन में अगर ये की ओपन होती, मतलब ये सर्किट है ही नहीं है मान के चलिए, तो ऐसी सिचुएशन में सेल की पूरी करंट आती, वोल्टमीटर से होते हुए फिर से सेल के पास पहुंच जाती। यानी ऐसी सिचुएशन में सेल की करंट यूज नहीं हो रही है, और तब सेल जो वोल्टमीटर जो रीडिंग बताएगा वो ईएमएफ होगा। यानी इफ Q be the charge flown in circuit, then the energy given by the cell is, हाँ ये चीज यहाँ पे जोड़ लिख लीजिएगा कि K is open, कि K is open। यानी ये सिचुएशन तब होगी जब ये K है, जब की ओपन होगी। की ओपन होगी मतलब सेल की करंट का यूज नहीं हो रहा है, सेल की करंट का यूज नहीं हो रहा है, तब जो वर्क होगा वो ईएमएफ कराएगा। तब जो वर्क होगा वो किससे होगा? ईएमएफ से, यानी टोटल वर्क। अभी सेल के पास टोटल एनर्जी, तो W इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आपने फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल टू W बाई क्यू।
फॉर्मूला आपने पढ़ा, याद करिए, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से W इक्वल टू आ जाएगा वी क्यू, और मैं आपको अभी बताया V और E एक ही चीज होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में W आ जाएगा ई क्यू, क्यू होता है IT, तो Q की जगह पर अगर IT रखेंगे तो W आ जाएगा EIT, W इक्वल टू EIT। ये कंडीशन हुई जब सेल की ये की थी नहीं, यानी कि ओपन थी, मतलब ये सर्किट था ही नहीं, सेल की करंट हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने की को क्लोज कर दिया, यानी ये सर्किट अब एक्टिव हो गया। सर्किट एक्टिव हो गया तो सेल की जो करंट आ रही थी वो यहाँ पहुँचते ही दो पार्टों में डिवाइड हो गई, I1 और I2। ये दोनों करंटें यहाँ पे आके फिर से मिल गई। देखिए I1 और I2, देखिए ये I1 यहाँ पहुंची, I2 यहाँ पहुंची, यहाँ पे आके फिर से मिल गई, यानी सेल के पास पूरी गई। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि सेल की करंट का कुछ पोर्शन रेजिस्टेंस के पास आया, मतलब सेल की करंट यूज होने लगी। और जब सेल की करंट यूज होने लगी तो ये सर्किट कौन सा है, देखिए ये जो हमने रेड कलर से दिखाया है पूरा सेल है, ये सेल के बाहर का सर्किट है। यानी अब हम सेल के बाहर की बात कर रहे हैं। सेल के बाहर का मतलब आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर का मतलब आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर इज V, यानी सेल के बाहर रेजिस्टेंस R का पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया V है। हेंस द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सेल। देखिए हमने आपसे कहा कि जब तक वो सेल के भीतर रहेगा तब तक E रहेगा, सेल के बाहर आते ही क्या बन जाएगा V, यानी फॉर्मूला सेम है, W एक्सटर्नल आ जाएगा, बस E की जगह V कर देना। यानी जब तक वो सेल के भीतर था तब तक वो E था, जैसे ही वो सेल के बाहर आया वैसे क्या बन गया, V बन गया। तो यहाँ पे W एक्सटर्नल हो जाएगा VIT। इतना क्लियर। तो ये तो हमने बाहर का वर्ड निकाल लिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो टर्मिनल पोटेंशियल V होता है वो हमेशा E से कुछ कम होता है। हमने आपको रीजन भी बताया क्यों कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि कुछ पोर्शन सेल के भीतर ही खर्च हो जाता है। तो सेल के भीतर कौन खर्च कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस आर इनसाइड द सेल इज V डैश। हमने मान लिया कि सेल के भीतर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज को कम कर रहा है, तो जो वोल्टेज को कम कर रहा है वो V डैश है, तो V डैश हो जाएगा IR। V डैश इसके बराबर हो जाएगा IR। तो अब वर्क कितना होगा, तो वर्क का फॉर्मूला वही W इक्वल टू VIT, तो V की जगह V डैश IT, V डैश की वैल्यू IR IT, तो I स्क्वायर RT, ये आ गया W इंटरनल। तो हमने देखा कि सेल का जो टोटल वर्क था वो दो जगह खर्च हुआ, कहाँ, बाहर और अंदर, सेल के भीतर और सेल के बाहर। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल वर्क W कहाँ खर्च हुआ, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। W की जगह EIT, W एक्सटर्नल VIT, W इंटरनल I स्क्वायर RT। IT ने कॉमन ले लिया, IT से IT कैंसिल, E इक्वल टू V प्लस IR, तो V आ गया, I और माइनस में गया, V इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो सेल के EMF से हमेशा कम होता है। कितना कम होता है, IR। टर्मिनल पोटेंशियल सेल के EMF से हमेशा कम होता है, कितना, IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल सेल के EMF से हमेशा IR कम होता है। क्लियर। अब ये तो कंफर्म हो गया कि टर्मिनल पोटेंशियल सेल के EMF से हमेशा कम होता है, लेकिन क्या हमेशा कम ही होता है, कोई दूसरी कंडीशन भी आती है? तो बिल्कुल आती हैं, दो कंडीशन और भी होती हैं। यहाँ पे तो आपने देख लिया कि टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा सेल के EMF से कम होता है। अब इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब टर्मिनल पोटेंशियल सेल के EMF के बराबर होता है, और एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब टर्मिनल पोटेंशियल सेल के EMF से बड़ा भी होता है। अब ये सिचुएशंस कब होती है समझिए। अभी भी जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा कि V इक्वल टू E माइनस IR, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चला कि ये V जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल है, E EMF है, I करंट है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चला कि टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा सेल के EMF से कुछ कम होता है, इस फॉर्मूले से पता चला। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन इफ I इक्वल टू 0, मतलब क्या है, इसका मतलब है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से मतलब कि सेल से कोई भी करंट यूज नहीं ले रहा है, मतलब सेल यूज नहीं कर रहे हैं, सेल हमारे पास सिर्फ रखा हुआ है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। मतलब हम सेल का यूज नहीं कर रहे हैं, सेल हमारे पास सिर्फ रखा हुआ है। तो अब सेल से जब करंट नहीं ले रहे हैं तो करंट I 0 है, और अगर करंट I 0 होगी तो ऐसी सिचुएशन में V कितना होगा, V होगा E के बराबर। यानी अगर हम सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं तो सेल का जो EMF होगा वही टर्मिनल पोटेंशियल होगा, या फिर हम कह सकते हैं सेल से करंट हम नहीं ले रहे हैं तो जो पोटेंशियल होगा वही EMF होगा। तो अभी हमने आपको शुरुआत में बताया कि E और V दोनों एक ही हैं, E और V दोनों एक ही हैं, बस डिफरेंस कितना है, बट डिफरेंस इतना है कि जब सेल से करंट ली जाए तो वो E हो जाएगा, जब सेल से करंट ली जाएगी तो V हो जाएगा, जब तक वो सेल के पास रहेगा तब तक वो E रहेगा। तो एक कंडीशन ये आगे, जब सेल से कोई करंट नहीं ली जाएगी तब जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो EMF के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन कौन सी है, तो दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि ऐसी भी सिचुएशन आती है जब टर्मिनल पोटेंशियल सेल के EMF से ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये कंडीशन कब होगी,
देखिए जैसे नॉर्मल सेल की बात करें तो हमें पता है नॉर्मल सेल में जो करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है और रेजिस्टेंस होते हुए, रेजिस्टेंस का मतलब जो भी सर्किट हमने बाहर जोड़ा हुआ है उस सर्किट से होते हुए निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाती है। इस तरह से करंट चलती है। ये कब है? जब सेल से हम करंट ले रहे हैं, जब सेल से हम करंट ले रहे हैं मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर हम कोई ऐसा सेल यूज करें जिसको चार्ज भी किया जा सकता है तो हम क्या करेंगे, हम इस रेजिस्टेंस को हटा के बाहर से एक ऐसा सर्किट जोड़ेंगे, हम बाहर से एक ऐसा सर्किट जोड़ेंगे जो सेल को करंट दे रहा हो, बाहर से एक ऐसा हाई वोल्टेज का सर्किट जोड़ेंगे जो सेल को करंट दे रहा हो, मतलब करंट ऐसे भेज रहा हो। अब सेल को करंट दे रहा है तो देखिए करंट की डायरेक्शन हो गई अपोजिट। करंट डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। मतलब सेल को अगर हम चार्ज करें, हमने बाहर का जो वोल्टेज जोड़ा है वो किस सिचुएशन में? सेल को चार्ज करने के लिए। तो अब सेल को जब चार्ज कर रहे हैं तो अभी तक हम सेल से करंट ले रहे थे, अब हम सेल को करंट दे रहे हैं तो मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। करंट की डायरेक्शन जब अपोजिट हो गई तो फॉर्मूला हमारा बनेगा V = E - I की जगह पर माइनस आई और इंटू आर, आई की जगह पर माइनस आई इंटू आर। तो V = हो जाएगा E - प्लस आई आर। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज आ गया वो ईएमएफ से ज़्यादा हो गया। ये तब की सिचुएशन होगी, केवल उन्हीं सेल के साथ हो सकता है जिनको फिर से चार्ज किया जा सके। तो जब हम सेल को फिर से चार्ज कर रहे होंगे तब टर्मिनल पोटेंशियल सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होगा। दो फॉर्मूले बेटा इसमें हम और पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए अभी भी आपने जैसे आपने पढ़ा है कि V = अभी आपने सॉल्व किया E - IR। हमें करंट चाहिए तो IR हम माइनस से प्लस में ले आइए तो V + IR = E। आप V तो जानते ही हैं V कितना होता है, आपको पता है V = होता है IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V की जगह अगर हम IR पुट कर दें तो V की जगह पर IR + IR = E। I कॉमन ले सकते हैं तो R + R = E। तो यहाँ से अगर I की वैल्यू हम फाइंड करें तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E/R + R। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला आ गया, I = E/R + R। क्लियर? अब दूसरा फॉर्मूला आता है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला? तो अभी भी आपने जो सॉल्व किया V = IR + E, यहाँ से देखिए आप, जैसे यहाँ पे देखिए V ये आपने जो सॉल्व किया V + IR = E। तो हमें यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r चाहिए तो V को तो माइनस में ले जाइए तो IR = E - V। ठीक है, हमें लेकिन R चाहिए तो I अपॉन में चला जाएगा तो R = E - V/I। ये आपका क्या हो गया? R हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, कौन सी वैल्यू? I की। आप जानते हैं कि I होता है V/R। I कितना हो जाएगा? V/R। यहाँ से देखिए I = V/R, तो I की वैल्यू V/R अगर हम पुट करें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R = E - V और I की जगह पे V/R। R थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो R = ये R ऊपर गया E - V अपॉन, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब आप V को दोनों के अपॉन में ले आइए और जब V को अपॉन में लाएंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? R = R, ये V अपॉन में आएगा तो आ जाएगा E/V माइनस, ये फॉर्मूला हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक करंट का भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का होगा और ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस के। क्लियर? इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया।